ठीक है, स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। हम टेस्ट एविडेंस शीट तैयार करेंगे आज। कल हमने टेस्ट केस लिखे थे, आज हम टेस्ट एविडेंस शीट तैयार करेंगे। तो पहले हमने क्या लिखा कि टेस्ट केस का नेम जो हमारा टेस्ट केस है, देन उसमें क्या करेंगे, हम स्क्रीनशॉट कैप्चर करेंगे। तो क्या है, यूजर शुड लॉग इन विद वैलिड क्रेडेंशियल। तो स्क्रीनशॉट कैसे कैप्चर करेंगे, एज अ टेस्ट स्टेप। टेस्ट स्टेप क्या है, फर्स्ट हमारा लॉन्च यूआरएल लोकल होस्ट 100। तो इसका स्क्रीनशॉट कैप्चर करना है पहले हमको। कैप्चर किया, देन इसको वर्ड फाइल में पेस्ट किया। इसका थोड़ा मैं जूम करती हूँ। अभी दिख रहा है ना सबको? ठीक है, तो सॉरी, ये कंप्लीट स्क्रीनशॉट नहीं आया है, इसका कंप्लीट लेना होगा जिसमें यूआरएल कैप्चर हो हमारा। विंडो शिफ्ट एस। विंडो शिफ्ट एस, वो ऑटोमेटिक कॉपी हो जाता है। क्लिपबोर्ड पे कॉपी हो जाता है वो। और स्निप में जैसे स्निपिंग टूल पे हमको कॉपी करना पड़ता है ना पहले लेके। सेलेक्ट करना होता है, ऐसे कॉपी हम्म कैसे किया था फिर एक बार एक सेकंड मैं बताती हूँ फिर से तुमको। स्निपिंग टूल में भी वैसे ही होता है। तो कॉपी करना पड़ता है। हाँ, स्निपिंग टूल में क्या होता है, ओपन किया, न्यू पे करके ऐसे ही स्क्रीनशॉट लेंगे तो ये ऐसे विंडो ओपन होती है। तो यहाँ से हमको कॉपी करना होता है ये। बट शॉर्टकट यूज करते हैं तो क्या होता है, विंडो शिफ्ट एस से वो ऑटोमेटिकली क्लिपबोर्ड पे कॉपी हो जाता है। ठीक है। नहीं तो अगर स्निपिंग टूल से कर रहे हो तो यहाँ से कॉपी करके पेस्ट कर सकते हो। सेम दोनों ही है, बट डिफरेंस क्या है, वो शॉर्टकट है। क्या टाइटल, क्या टाइटल? अभी तो हमने स्लेक्ट में इन्फॉर्म नहीं है ना। क्या लिखा है हमने वैलिड लॉगिन के लिए? वैलिड लॉगिन में टेस्ट स्टेप्स क्या लिखे हैं हमने? लॉगिन पेज पे जाओ, टाइटल भी पूछिए ना वो आया कि नहीं। तो अभी हम टाइटल वेरीफाई नहीं कर रहे हैं ना, सिर्फ वैलिड लॉगिन और इनवैलिड लॉगिन कर रहे हैं। तो उसमें क्या स्टेप लिखा है, पहले हमने यूआरएल लॉन्च होना चाहिए लोकल होस्ट 100 के हिसाब से स्क्रीनशॉट्स आते हैं। तो ये हमने इसका स्क्रीनशॉट लिया। अब इसको हाईलाइट भी करना होता है। तो इसमें ड्रॉ का ऑप्शन आता है। होम में तो ये क्लिक क्या, उस पे क्लिक करो। किस पेज पे? नहीं, वो टेक्स्ट हाईलाइटिंग है, इसमें नहीं आ रहा है। वैसे इधर ड्रॉ का ऑप्शन आता है जिसे हम हाईलाइट कर सकते हैं। तो स्निपिंग टूल से ही करते हैं हम इसको। स्निपिंग टूल में डायरेक्टली उधर ही ऑप्शन देता है हमें। तो इसका हमने स्क्रीनशॉट लिया और यहाँ से हाइलाइटर यूज किया, इसको हाईलाइट कर देंगे कि हमारा यूआरएल है। हाइलाइटर पता है ना किस लिए यूज होता है, दिखाने के लिए स्पेसिफिक। तो अब इसको हम वर्ड में पेस्ट कर देंगे, यहाँ शो हो रहा है। ठीक है, और देन नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारा, ब्राउज़र लॉन्च हो गया। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है, एंटर वैलिड यूज़र नेम एंड वैलिड क्रेडेंशियल, सॉरी पासवर्ड। तो उसके लिए या तो अलग अलग स्क्रीनशॉट लो या फिर एक ही स्क्रीनशॉट में ये तीनों स्टेप डिफाइन कर सकते हैं, यूज़र नेम, पासवर्ड एंड लॉगिन बटन का। तो मैं अभी एक में ही कर देती हूँ। तो जैसे यहाँ पर मैंने पासवर्ड सॉरी यूज़र नेम डाला, देन पासवर्ड, देन क्लिक ऑन लॉगिन बटन। तो इसको स्निपिंग टूल से न्यू,
और इसको हाईलाइट करते हैं। क्या यूजर नेम में हमने डाला एडमिन, पासवर्ड में डाला एडमिन, देन क्लिक ऑन लॉगिन। पासवर्ड तो दिख नहीं रहा। पासवर्ड दिखेगा थोड़ी ना, पासवर्ड हमको नहीं दिखाना है ना। पासवर्ड कैसे दिखाओगे, फिर वो डिफेक्ट हो जाएगा कि पासवर्ड डिस्प्ले हो रहा है। आई बटन होना चाहिए था वहाँ पे पासवर्ड। हाँ बट उधर है नहीं। ठीक है, तो ये सेकंड स्क्रीनशॉट हो गया जिसमें यूजर नेम, पासवर्ड, क्लिक ऑन लॉगिन। फिर क्लिक ऑन लॉगिन के बाद फिर वैलिडेशन है ना उसमें, इतना ही लिखा है क्या हमने। उसके बाद भी हमको लिखना चाहिए था यूजर शुड डिस्प्ले होम पेज। ठीक है, वैसे तो स्टेप्स इतने ही है बट होम पेज पे वैलिडेशन के लिए भी यूज करना है ना, तो वैलिडेशन के लिए भी हम स्क्रीनशॉट अटैच करेंगे। वो एक्सपेक्टेड एक्चुअल में डाला है ना और ये मेरे में ये प्रॉब्लम आ रही है क्या, वीटाइकर तुम्हारे में चल रहा है क्या? अभी जैसे आगे लॉगिन नहीं हो रहा है तो ये हम डिफेक्ट रेज कर सकते हैं इसके लिए कि लॉगिन पे क्लिक करने पे सिर्फ टाइम ले रहा है तो भी वो डिफेक्ट हो गया ना। हाँ, क्योंकि टाइम पीरियड भी होता है ना उसमें, तो इसके लिए हम डिफेक्ट रेज कर सकते हैं कि हमने। और डिफेक्ट रेज करना मैं बताऊंगी जीरा में कैसे लॉक करते हैं डिफेक्ट को। इसी का स्क्रीनशॉट लेके यहाँ पर तुम दिखा सकती है सर्कल हो रहा है। मेरे में ही कुछ प्रॉब्लम है, उसका स्क्रीनशॉट लेके दो लॉगिन करने के बाद। स्क्रीनशॉट स्नैपिंग टूल से लो और हाईलाइट करो होम पेज, होम बटन को और लॉग आउट को। ऊपर से नीचे तक पूरा स्क्रीनशॉट हमें पूरा कैप्चर करना होता है, यहाँ तक पूरा स्क्रीन। टाइम वगैरह नहीं दिखाना है तुमको तो यहाँ तक ही कर सकते हो। टाइम भी दिखाना है, पूरा ले सकते हो डेस्कटॉप। और स्क्रॉल होता तो फिर स्क्रॉल होता तो फिर स्क्रॉल डाउन करके फिर स्क्रीनशॉट दूसरा अटैच करना होता है। हाईलाइट किसको करना है? होम बटन को और लॉग आउट को। मुझे रीइंस्टॉल करना पड़ेगा अभी टाइगर। भी नहीं बनाना। शार्प में टेस्ट हो गए? चलो तो लॉगिन करने के बाद होम बटन डिस्प्ले हो रहा है, लॉग आउट बटन डिस्प्ले हो रहा है। तो ये हमारा क्या हो गया, वैलिड सिनेरियो का एविडेंस कैप्चर हो गया। इसको सेव करते हैं। स्क्रीनशॉट ही दिखाना है कि साथ में स्टेप्स भी ऊपर लिखने हैं। टेस्ट भी लिखने हैं। तभी तो पता चलेगा किसका स्क्रीनशॉट है। तो इसको हम लॉगिन एविडेंस, मैनुअल टेस्टिंग है ना तो टाइम कंज्यूमिंग होता है। ठीक है, तो ये तुम्हारा एक सिनेरियो का हो गया। अब सेकंड सिनेरियो करते हैं हम इनवैलिड लॉगिन के लिए। इसमें भी लिखना पड़ता है टेस्ट, मतलब स्टेप्स लिखना है ना, लिखने होते हैं। ये जो TC02 है ना, ये लिखना पड़ेगा इधर, तभी तो तुमको पता चलेगा कि ये टेस्ट। हाँ, इतना ही लिखना पड़ता है, टेक्स्ट भी लिखना पड़ता है। जो टेस्ट केस तुमने डिस्क्राइब किया ना, टेस्ट केस कौन सा बना रहे हो, कौन सी टेस्टिंग कर रहे हो, सिर्फ वही लिखना है। और एक्सपेक्टेड एक्चुअल वो सब नहीं लिखना है इसमें, सिर्फ टेस्ट केस। अच्छा, स्टेप और उसके आगे वेरिएशन का स्क्रीनशॉट।
ठीक है, तो इनवैलिड के लिए हम क्या चेक करेंगे, यहाँ पर इनवैलिड डाल के देखेंगे। admin1 डाल दिया, पासवर्ड में भी admin1 डाल दिया, तो इसी का स्क्रीनशॉट लिया। पहले तो वही स्क्रीनशॉट आएगा, मतलब कौन सा, हाँ ये नहीं आएगा इसमें, वही यूजर का कॉपी करके पेस्ट करो ना फिर वहाँ। हाँ कर सकते हैं। तो यहाँ पे ब्राउजर लॉन्च हो रहा है हमारा, URL localhost 100, ठीक है। और नेक्स्ट में क्या करना है, हमको इनवैलिड डालना है। तो पासवर्ड तो अभी डिस्प्ले हो नहीं रहा, तो यूजर नेम हम इनवैलिड डाल के देखेंगे कुछ भी, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट कैप्चर किया, सही करती हूँ मैं। यूजर नेम, पासवर्ड, इसमें पासवर्ड करेक्ट है, ठीक है। अगर पासवर्ड विजिबल होता तो हम उसको चेक कर सकते थे, बट इसमें हम करेक्ट नहीं दिखा सकते। तो हम अपने हैंड से टेस्टिंग कर सकते हैं उसको, एविडेंस में वो कैप्चर नहीं होगा। तो यहाँ पर यूज़र नेम गलत डाला, और सेकंड में क्या, यूज़र नेम सही है, पासवर्ड गलत है, ठीक है। ये सेकंड हो गया। जैसे कॉम्बिनेशंस होते हैं ना वो। तो हाईलाइट कर देते हैं, पासवर्ड इनकरेक्ट है, यूज़र नेम करेक्ट है। पासवर्ड इनकरेक्ट है, यूजर नेम करने की कुछ ये क्या जो सही है उस पे हाईलाइट नहीं करेंगे, उस पर साइड पे करेंगे ऐसे? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मतलब ये दिखाने के लिए उसको नहीं ऐसा नहीं है, कोई टेक्निक हो सकती है इसलिए पूछा मैंने। नहीं। कई बार वो उसमें होता है, जैसे कुछ बटन डिसेबल हो जाते हैं और हम हाईलाइट कर देते हैं तो पता ही नहीं चलता वो इनेबल है या डिसेबल। हाँ, मतलब वहाँ पे वो देखेगा कि उसने सही डाला है गलत डाला है, तो वहाँ पे ऐसा होना चाहिए ना क्लियर कि सही वाले का कुछ अलग नहीं ऐसा कुछ नहीं है, हाईलाइट किसी चीज को दिखाना है तुमको, तो उसको हाईलाइट कैसे भी कर सकते हो। तो ये यूजर नेम पासवर्ड हो गया। अब दोनों गलत डाल के देख सकते, यहाँ पर लिख सकते हैं हम बोथ आर इनकरेक्ट। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि ये भी गलत हो गया हमारा, 1 2 डाल दिया। ठीक है, इसमें ये अभी हाईलाइट नहीं होगा यहाँ से, तो उसी से करना पड़ेगा। यूजर नेम पासवर्ड इनकरेक्ट, देन क्लिक ऑन लॉगिन। ठीक है, तो हमारे टेस्ट केस 2 ही थे, बट सिनेरियो कितने बन गए इसमें, इनकरेक्ट वाले 3 बन गए ना हमारे, तो 4 हो गए, बट टेस्ट केस हमारे 2 ही रहेंगे। तो ये किसके अंदर आता है, टेस्ट कवरेज, हमने क्या क्या टेस्ट कवरेज किया है। तो ये हमारी तैयार हो गई है लॉगिन क्रेडेंशियल की टेस्ट एविडेंस शीट। तो ये हम क्लाइंट को दिखा सकते हैं। तो ये रिव्यू में होता है जनरली, जैसे टेस्टिंग की तुमने, एविडेंस कैप्चर कर लिया, अब क्या होगा कि तुमने जो टेस्टिंग की है तो क्लाइंट को तुम्हें दिखाना पड़ेगा कि ये जो हमारे पास रिक्वायरमेंट आई थी, ये फंक्शनैलिटी थी, तो इसमें हमने ये टेस्ट किया है, ये पॉजिटिव सिनेरियो, ये नेगेटिव सिनेरियो है, ये और टेस्ट कवरेज है। तो क्लाइंट बताता है कि ये सब मतलब सारे टेस्ट कवरेज हुए हैं या नहीं हुए, कुछ मिसिंग तो नहीं है, तो उसके लिए रिव्यू सेशन होता है। जो बोलते होता है वही। एरर मैसेज रिक्वायर्ड नहीं है इसमें। एरर मैसेज दिखा सकते हो, तो लॉगिन पे अभी हमने क्लिक नहीं किया ना, तो क्लिक हो ही नहीं रहा है एरर मैसेज का वो। हाँ
ठीक है, तो सभी ये जो तीनों सिनेरियो है इनवैलिड में, सभी में एक ही स्क्रीनशॉट आएगा एरर मैसेज का। एक कैसे आएगा, अलग-अलग रहेगा। क्यों आएगा? पासवर्ड में पासवर्ड इनकरेक्ट रहेगा। नहीं, यहाँ पे सिर्फ एक ही दिखाता है शायद। एक ही दिखाता है। You must specify ऐसा कुछ है। हाँ। करके देखो। डिफेक्ट है, अलग-अलग दिखाना चाहिए। दिखाना चाहिए, इसमें बहुत सारी चीजें हैं। ऑनलाइन को हाईलाइट करो। हाँ। सिर्फ वही नहीं। हाँ। तो बस ये एरर मैसेज थोड़ा हाईलाइट करना पड़ेगा। हाईलाइट करना करूँगा। और ये टेस्ट स्टेप में ऐड करेंगे, करना होगा ये हमें, जैसे लॉगिन के बाद ये होम पेज डिस्प्ले होना चाहिए और लॉग आउट बटन डिस्प्ले होना चाहिए, और इनवैलिड में भी हमको एरर मैसेज डिस्प्ले होना चाहिए। टेस्ट स्टेप जो हमने लिखे है ना यहाँ पर, यूजर शुड डिस्प्ले लॉग आउट बटन। जब पासवर्ड अलग डालेंगे तो उसके लिए टेस्ट स्टेप्स नहीं बढ़ेंगे ना, इनवैलिड क्रेडेंशियल, इनवैलिड यूजर नेम जो भी है, कॉम्बिनेशन बताना पड़ेगा। कॉम्बिनेशन हमने टेस्ट एविडेंस में कैप्चर किया है ना, तो वहीं पे एक्सप्लेन करना है। टेस्ट केस ज्यादा नहीं वो करने हैं, एक ही टेस्ट केस में हमने कितने टेस्ट कवरेज किए। हाँ, तो ये यहाँ पे लिखना तो चाहिए ना कि चलता है। यहाँ पे ये दिखाने पड़ता है क्या? दिखाना होता है ना, ये टेस्ट केस नहीं दिखाना होता, टेस्ट एविडेंस जनरली दिखाना होता है हमको। तो यहाँ पर हमने जो टेस्ट स्टेप्स है वो इनवैलिड यूजर नेम पासवर्ड से किया है, उसको और तुम लिख सकते हो टेस्ट केस। ये हमारे लिए नहीं है। हाँ, ये हमारे लिए रहता है कि हमको ये सिनेरियो टेस्ट करना है। फिर हमने ये किया कि इनवैलिड यूजर नेम और वैलिड पासवर्ड, तो फिर ये अगला होगा ना, TC03 रहेगा या इसमें रहेगा? TC03 में लिखना, क्योंकि इसमें फिर ज्यादा लेंथी हो जाएगा और फिर वो समझ नहीं आएगा। या फिर इसमें कॉम्बिनेशन कर सकते हैं, एंटर और लगा के। और वो एविडेंस की मैंने पासवर्ड डाला है उधर, पासवर्ड गलत डाला है, उसमें टीम हाईलाइट कर दिया तो पता नहीं चलेगा गलत डाला है। वो डिस्प्ले का हो नहीं रहा है ना उसमें ऑप्शन, बट जब हम जनरली पासवर्ड एंटर करते हैं तो वहां पर ऑप्शन आता है ना, आई का आइकन बन के आता है, उसको हम डिस्प्ले भी कर सकते हैं। इसमें नहीं है वो ऑप्शन। डिफेक्ट है इसका एप्लीकेशन का। बहुत सारे चेंजेस बाकी है इसमें। समझ आ रहे हैं? अभी वो सर को बताना, ठीक है? भेजा है क्या? तो सभी इनवैलिड सिनेरियो के लिए यही होगा ना एरर मैसेज। ठीक है, यू मस्ट स्पेसिफाई वैलिड यूजर नेम एंड पासवर्ड। यहाँ पर कुछ बताता नहीं है कौन सा चीज गलत है। अभी मतलब इसमें नहीं बता रहा, दूसरे में बताएगा तो वो तो हमको, वहाँ पे दो स्क्रीनशॉट डालने हाँ, ये पासवर्ड तो वहाँ हाईलाइट करना होगा कि ये हमने यूजर नेम गलत डाला है, देन पासवर्ड गलत डाला है। इसके ऊपर लिख सकते हैं। हाँ, लिख सकते हैं, जैसे मैंने लिखा है ना, बोथ आर इनकरेक्ट, जैसे दोनों गलत डाले हैं मैंने, तो जब हाईलाइट करोगे तो दोनों गलत होने चाहिए इधर। और यहाँ पर ये लिख सकते हैं यूजर नेम इनकरेक्ट। ठीक है, तो वो हमारे अंडरस्टैंडिंग के लिए है, वो हमको मतलब लिखना चाहिए। नहीं, ये अगर क्लाइंट को देखना पड़ा तो क्लाइंट को वही है वो हर चीज, क्योंकि क्या होता है कि हम जब रिव्यू देते हैं तो अगर हमने नहीं लिखा है तो हमारे माइंड में भी नहीं आता है ना कई बार वो चीज कि हमने ये स्क्रीनशॉट किसका अटैच किया है। मिल सकता है। तो वो हमारे अंडरस्टैंडिंग के लिए भी और क्लाइंट के अंडरस्टैंडिंग के लिए भी दो वो सब चीजें स्पेसिफाई होनी चाहिए। तो यहाँ लिख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, लिख देती हूँ मैं। मैं पूछ रहा हूँ। लिख सकते हैं। इसमें URL का है ना ये, इसमें इनकरेक्ट यूजर नेम और पासवर्ड सही है। इसे थोड़ा नीचे ड्रैग करो। वैलिड यूजर नेम एंड वैलिड पासवर्ड।
और ये वाला क्या है, वैलिड यूजर नेम एंड इनवैलिड पासवर्ड, और ये दोनों ही इनवैलिड है। और इसमें क्या कंडीशन बन सकती है, दोनों को हम ब्लैंक देकर देख सकते हैं। स्पेशल कैरेक्टर मतलब डाल के ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पर ये स्पेसिफाई नहीं कर रहा है कि हमने यूजर नेम गलत डाला है पासवर्ड, सिर्फ एरर मैसेज डिस्प्ले हो रहा है। कवरेज को हाँ तो बन सकते हैं, इसलिए टेस्ट केस ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। जो टेस्ट केस लिखे हैं उसमें टेस्ट की कवरेज कितना है, हमारा सिनेरियो एक ही है इनवैलिड, बट उसमें हमने कितने सारे टेस्ट कवरेज किए। ये सिर्फ स्क्रीनशॉट में ही आएगा ना, उसमें लिखने की जरूरत नहीं लिखने की जरूरत नहीं है, Text स्क्रीनशॉट में तुम एविडेंस में अटैच कर रहे हो। इसमें बाद में बहुत सारे स्क्रीनशॉट निकालने पड़ेंगे। हाँ evidence यही है, जो ऑटोमेशन में ऑटोमेटिकली स्क्रीनशॉट कैप्चर होता है वो हमको मैनुअल टेस्टिंग में मैनुअली कैप्चर करना होता है। रिपोर्ट भी बनाने पड़ता, सब जनरेट हो जाता है। तो यही है टेस्ट एविडेंस शीट, ऐसे हमको तैयार करना होता है। तो समझ आया, वैलिड यूजर सॉरी वैलिड क्रेडेंशियल के लिए वैलिड पहले यूआरएल लॉन्च करेंगे, फिर इसमें वैलिड यूजर नेम पासवर्ड, देन लॉगिन बटन पे क्लिक होने के बाद होम पेज डिस्प्ले होना चाहिए और लॉग आउट बटन डिस्प्ले होना चाहिए। तो ऐसे बताना है क्लाइंट को, इट इज डिस्प्लेइंग द लॉग आउट बटन and in second scenario verify user should log in with invalid credential. So first launch the URL and after that we take the input like invalid username and valid password. Then in second test case valid username, invalid password, and third test case we take like both username and password as invalid. So it is giving the error message, you must specify valid username and password. ठीक है, वो आप यूजर शीट कैसा रेडी करते हो वो भी बहुत मैटर करता है, वो अंडरस्टैंडिंग वो क्लाइंट को भी उसका भी कुछ है कि ऐसे ऐसे लिखना चाहिए, पूरा क्लैरिटी होना चाहिए वहाँ पे। तो इसमें क्लैरिटी हो रही है ना, इसलिए शॉर्ट में लिखा है टेस्ट केस, ज्यादा लेंथी नहीं किया। ज्यादा लेंथी करने पे भी फिर हमको मतलब उसको एक्सप्लेन करने में प्रॉब्लम होती है, ज्यादा पढ़ना पड़ता है। तो ऐसे नहीं बताना है क्लाइंट को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि तुम पढ़ के बता रहे हो। शॉर्ट और सिंपल वे में उस टेस्ट केस को लिखो और स्क्रीनशॉट सारे कैप्चर करके हाईलाइट करके रखो, ताकि तुमको भी ये विजिबल हो कि कहाँ पे तुमने क्या चीज कैप्चर की है और क्या बताना है तुमको। तो ये बहुत मैटर करती है टेस्ट एविडेंस शीट, और इसी टेस्ट एविडेंस शीट पे ऑटोमेशन होता है। जो ऑटोमेशन टेस्टर होते हैं इसी टेस्ट एविडेंस शीट को लेते हैं, फिर अपने टेस्ट केस लिखते हैं, उसमें फिर लॉजिक बिल्ड करते हैं। इनवैलिड सिनेरियो में ये हो सकता है, इनवैलिड लॉगिन में, तो अपने वो लॉजिक लगाते हैं कोड में। इसका टेस्ट डाटा कौन प्रोवाइड करता है? टेस्ट डेटा मैनुअल टीम है। यही हमको ऑटोमेशन में करना है सर। अच्छा। तुमने ऑटोमेशन में यही किया है ना, हाँ, वही। सेलेनियम जावा यूज करके। पर ये नहीं पता था कि मैनुअल वाला देते हैं। हाँ, ये मैनुअल वाली टेस्टिंग ही एविडेंस शीट होती है, वही उनको टेस्ट करना होता है। समझे? मैनुअली तो हो गया था, फिर क्या ऑटोमेशन करना? ये मैनुअल ही हुआ है, अब दोबारा से अगर टेस्टिंग करनी होगी तो बार बार थोड़ी एक ही चीज एक बंदा करता रहेगा, वो टाइम कंज्यूमिंग है ना। बार बार टेस्ट एविडेंस शीट तैयार करो, टेस्ट केस लिखो, फिर उसका रिव्यू होगा। इससे अच्छा क्या है, ऑटोमेशन में एक ही बार हमने स्क्रिप्ट लिखी, उसको री एग्जीक्यूट किया, दोबारा से अगर टेस्टिंग करनी है तो स्क्रीनशॉट ऑटोमेटिकली कैप्चर हो रहे हैं। तो हमारा मैंने फीचर यूज करके देखते हैं आगे। हाँ, ये एक बार हो गया तो इसको ऑटोमेशन में डाल देंगे। हाँ, इसको रन करते रहेंगे, वो जो नया आएगा वो ऑटोमेशन में ऐड होते रहेगा। तो ऑटोमेशन में क्या है, तुम्हारा बार बार तुमको टेस्ट एविडेंस शीट तैयार करने की जरूरत नहीं है, रिपोर्ट तैयार करने की जरूरत नहीं है। हाँ, रिग्रेशन में ही ज्यादा टाइम लगता है। तो उसमें क्या आता है, ऑटोमेशन में ऑटोमेटिकली तुम्हारी टेस्ट एविडेंस शीट स्क्रीनशॉट वगैरह सब कैप्चर होकर आते हैं। ठीक है, तो ये बेनिफिट है ऑटोमेशन का। वन टाइम प्रोसेस एक बार लिख डाला तो फिर लिखना है, बाद में जो नए आते जाएंगे उसको ऐड करना है। तो टेस्ट एविडेंस शीट समझ में आया कैसे तैयार करनी है।
तो ये असाइनमेंट में है तुम्हारा, जो मैंने तुमको टेस्ट केस लिखने के लिए दिया है, तो उसकी टेस्ट एविडेंस शीट भी होनी चाहिए। ठीक है, और फिर उसको उसका रिव्यू होगा 1 बाय 1। तो सब अलग अलग मॉड्यूल पर लिख कर आना। क्या दिया था मैंने तुमको, लॉगिन पेज का ही ना? सर्वर कुछ प्रॉब्लम है मेरे में, मैंने वो क्या दिया था, वी टाइगर सीआरएम एडॉन्स का ना, एडॉन्स का। तो लेकिन क्या करना, क्या समझा नहीं मैं कुछ। एड-ऑन्स में 4 ऑप्शन है और 4 ऑप्शन को खोला तो कुछ अलग ही इंटरफेस आ रहा है, तो फिर आना चाहिए। तो फिर वही क्या मतलब उसको ही ये करना है कि वो इंटरफेस आ रहा है तो सही है। एडॉन्स में लॉगिन का फंक्शनैलिटी का हो गया तुम्हारा। एडॉन्स का कितने लोगो, 1 2 3 4 5, उसको क्लिक करने के बाद अगली विंडो इधर कितने हैं? तृप्ति है, अंजलि 7 है ना, उसमें 4 है ना, तो सब एक एक ले लो। और सेकंड वो से पहले वाला कौन सा है? की मॉड्यूल्स। क्यू मॉड्यूल्स। तो अंजलि और तृप्ति। हाँ यस हाँ शबनम। तो अंजलि तुमको क्यू मॉड्यूल में फर्स्ट जो है उस पे टेस्ट केस लिखने हैं और उसकी टेस्ट एविडेंस शीट तैयार करनी है। मेरे में नहीं चल रहा है ना, स्क्रीन शेयर कोई और स्क्रीन शेयर करना। लिंक भी नहीं चल रहा। किसी को शेयर हाँ मैं बताती शेयर हूँ। करने के लिए बोलो। हाँ हो रही थी ना अभी। 1 वी टाइगर ओपन करो। अंजलि तुमको एक की मॉड्यूल दिख रहा है ना, हाँ इसमें सेल्स फोर्स ऑटोमेशन है और अकाउंट एंड कॉन्टैक्ट मैनेजमेंट है। इन दोनों पे टेस्ट केस लिखने हैं और टेस्ट एविडेंस शीट तैयार करनी है तुमको। ठीक है। और तृप्ति हाँ तुमको प्रोडक्ट मैनेजमेंट पे करना है, टेस्ट केस लिखने हैं और टेस्ट एविडेंस शीट तैयार करनी है। तुमको एक ही दिया है क्योंकि तुम्हारा ऑफिस होता है इसलिए। हाँ ठीक है। ठीक है, प्रोडक्ट मैनेजमेंट पे। ओके हाँ, उसको क्लिक करने के बाद अगली विंडो खुलती है, एक बार क्लिक किया था मैंने करना है। नहीं खुलती नहीं जैसे नहीं खुल नहीं होगा। वैसा ऑप्शन आ रहेगा। सिर्फ नाम है वो लिंक नाम भी उधर का एडॉन्स एडॉन्स का नहीं है। ठीक है, इसी वो पे क्लिकेबल नहीं है। लिंक नहीं है, कोई नहीं, क्लिकेबल इसी नहीं पे है। टेस्ट डिस्प्ले होता है ना। टेस्ट केस लिखने हैं, उस पे लिंक जरूरी नहीं है लिंक है या नहीं है। टेस्ट केस तुम क्या सोच सकते हो उस पे लिख कर लाने हैं। ऑर्डर क्या है? ठीक है। ठीक है। एंड हरीश, वी टाइगर कस्टमर पोर्टल, फर्स्ट लिंक पे तुमको टेस्ट केस लिखने हैं और टेस्ट एविडेंस शीट तैयार करनी है। पोर्टल का मेरे वी टाइगर कस्टमर पोर्टल, वी टाइगर सीआरएम एडवांस में पोर्टल वाला मेथड। ठीक है। तुम्हें लिखना है वी टाइगर आउटलुक प्लगइन। तुलसीदास वी टाइगर ऑफिस प्लगइन। एक बार करके तो इसमें एक मैंने एक करके दिखा दिया लॉगिन वाला। हाइपरलिंक का अलग है, तो नई विंडो खुलती है। तो इसमें सिर्फ तो तुमको सिर्फ टेस्ट केस लिखना है ना और स्क्रीनशॉट डालने हैं, ऑटोमेशन कुछ नहीं करना है, कोड नहीं लिखना है उसमें। टेस्ट के सही तो विंडो नहीं खुलेगी बाकी ना। हाँ तीनों हाँ। नहीं है कैसे लिखते हैं? देन बनी है ना देन ये क्या लिखना है, तो देन में लिखना है ना तुमको, देन नेविगेट टू नेक्स्ट न्यू विंडो। यहाँ पे कैसे होम पे जाते हैं? When click on this link, then it will navigate to the next. पहले हाइपरलिंक है कि नहीं, क्लिकेबल है कि नहीं, ऐसा बनेगा ना। और क्या? जिधर जितना दिमाग लगेगा वो टेस्ट फिर ये 4 में ना, जैसे उस वाले में क्या है, सिर्फ टेक्स्ट है, तो उस पे तुम थोड़ी हाइपरलिंक का टेस्ट केस लिख सकते हो। ठीक है। वी टाइगर ऑफिस प्लगइन किसका है, तुलसीदास का ना। और तुम्हारा वी टाइगर क्या है, मेरा है थंडरबर्ड थंडरबर्ड एक्सटेंशन तुम्हारा है, शिवलिंग। और तुम्हें देना पड़ेगा थोड़ा, लीड्स का दे दो ना फिर। ऑर्डर मैनेजमेंट है ना। ठीक है, की मॉड्यूल में ऑर्डर मैनेजमेंट का
तुम्हारे टाइम के हिसाब से दिया है तुमको, तो लिख के आना है। टेस्ट कवरेज ज़्यादा से ज़्यादा होने चाहिए। देखना मुझे कितना सोच सकते हैं एज अ टेस्टर तुम। डेवलपर का क्या क्या डिफेक्ट निकाल सकते हो डेवलपमेंट में। एक सेकंड वो शीट दिखाना होगा please। हाँ मैं दिखाती हूँ, मैं शेयर शेयर कर दो करती इसका। नहीं मतलब हर टेस्ट केस में वो उतना इतना नहीं चाहिए कि वो नो। हूँ। मैंने शेयर किया है ना तुमको नहीं एक मिनट ओपन करो। ये। हाँ वो जो नो तो तुम्हारा टीम साथ में बना ये जो नो एक करे जो कंपल्सरी सर्वे टेस्ट केस। हाँ उसको जो कॉलम्स है ना वो नो के नो आने चाहिए ऐसे बोल रहा हूँ। टेस्ट केस आईडी मॉड्यूल टेस्ट केस डिस्क्रिप्शन सब आना चाहिए ऐसा बोल रहा है। यस यस ये सब मैंने शेयर किया है ना तुमको। ये और एविडेंस शीट भी शेयर कर दो। ठीक है, एविडेंस शीट में शेयर कर देती हूँ रेफरेंस के लिए, फिर बाद में मत बोलना कि हमें पता नहीं चला। रेफरेंस के लिए रहती है। कहाँ किया था, डेस्कटॉप पे। ठीक है, एविडेंस शीट तो ये हमने कर लिया है प्रैक्टिकली। तो अब तुमको करना है इस पे, तो हम थोड़ा पढ़ लेते हैं। क्या हुआ टेस्टिंग का। ये हमने थोड़ा प्रैक्टिकल काम किया है ना, जैसे हमको कंपनी में करना होता है। तो अब कोई बोलेगा तुमको टेस्ट एविडेंस शीट तैयार करने के लिए, बना दोगे ना। इजी है, थोड़ा बोरिंग है बट इजी है। यहाँ बोरिंग लग रहा है लेकिन जब रियल टाइम एप्लीकेशन पे करोगे ना तो सोचना पड़ेगा तो बोरिंग नहीं लगेगा वहाँ पे। तो अब तक हमने पढ़ा था प्रायोरिटी एंड सीवियरिटी। देन अब हम पढ़ते हैं लेवल ऑफ टेस्टिंग। टेस्टिंग में लेवल कौन कौन से होते हैं, तो ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। लेवल ऑफ टेस्टिंग ये कंसेप्ट में आता है, जैसे ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग, व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग पढ़ा था, उसी में से ये ऐड होकर आया है लेवल ऑफ टेस्टिंग कि कौन कौन से लेवल हो सकते हैं, उसी के ही टाइप्स हैं, बट इसको लेवल में डिफाइन करते हैं। आज का क्वेश्चन था यूनिट टेस्टिंग और इंटीग्रेशन टेस्टिंग। सो फर्स्ट लेवल कौन सा होता है, यूनिट टेस्टिंग। यूनिट टेस्टिंग में क्या होता है, एक एक मॉड्यूल की टेस्टिंग होती है, जो भी डेवलपर डेवलप करता है उसकी टेस्टिंग होती है, तो वो मेनली डेवलपर ही करते हैं। तो इसमें कौन कौन से टूल यूज हो सकते हैं, JUnit मेनली यूज होता है, ठीक है। और ये NUnit भी करते हैं, PyTest भी करते हैं पाइथन लैंग्वेज के लिए। तो जैसे लॉगिन फंक्शनैलिटी है, जैसे ई-कॉमर्स की वेबसाइट है, तो किसी ने हो सकता है लॉगिन फंक्शनैलिटी डेवलप की हो, किसी ने हो सकता है पेमेंट की फंक्शनैलिटी डेवलप की हो, किसी ने हो सकता है सर्च की फंक्शनैलिटी डेवलप की हो, ठीक है। तो सबने अलग अलग फंक्शनैलिटी डेवलप की है, तो सबकी अलग अलग से टेस्टिंग करने क्या होता है, यूनिट टेस्टिंग। मतलब एक एक सेपरेट मॉड्यूल टेस्ट। हाँ, तो उसमें जनरली कोड का लॉजिक चेक करते हैं, टेस्ट करते हैं सही है या नहीं। देन होता है इंटीग्रेशन टेस्टिंग। इंटीग्रेशन टेस्टिंग में क्या होता है, मोर देन वन मॉड्यूल, उसमें हम कंबाइन करके चेक करते हैं कि वो इंटीग्रेट होने पे करेक्ट फंक्शनैलिटी काम कर रही है या नहीं। जैसे सर्च की फंक्शनैलिटी होगी, लॉगिन की फंक्शनैलिटी हो गई, तो हमने उसको कंबाइन कर दिया, फिर देन चेक किया लॉगिन करने के बाद सर्च हो रहा है नहीं। पहले सर्च की फंक्शनैलिटी काम कर रही थी, बट अब कॉम्बिनेशन किया है, लॉगिन के बाद करना चाहिए, लॉगिन के बाद भी प्रॉपर फंक्शन काम करना चाहिए, ठीक है। वो इंटीग्रेशन में होता है। पेमेंट मॉड्यूल को इंटीग्रेट करना, वो सब इंटीग्रेशन में होता है। ये इसके टाइप्स है, बिग बैंग इंटीग्रेशन, टॉप डाउन इंटीग्रेशन, बॉटम अप, सैंडविच, तो ये इसके टाइप्स है। उसके बाद आता है सिस्टम टेस्टिंग।
सिस्टम टेस्टिंग में हम जनरली क्या चेक करते हैं कि कितना कंपैटिबल है सिस्टम के साथ। जैसे कोई एप्लीकेशन हमने डिज़ाइन की है, डेवलप की है, फ़ोन में कैसे चल रही है, लैपटॉप में कैसे चल रही है। वो पर्टिकुलर लोड के साथ भी चेक कर देगा उसमें। हाँ, वो लोड टेस्टिंग में इसमें भी नहीं आता है, वो अलग से आता है लोड टेस्टिंग। इसमें क्या आता है कि कंपैटिबल कितना है। जैसे बैंकिंग एप्लीकेशन है, क्या होता है कि हम कभी ब्राउज़र पे भी लॉगिन करते हैं, उसमें कैसा उसका लुक एंड फील है, फ़ोन में कैसा है, यूआई में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं। या फिर जैसे ब्राउज़र पे चेक करना कि क्रोम ब्राउज़र में कैसा चल रहा है और फायरफॉक्स पे कैसा चल रहा है, एज पे कैसा चल रहा है। कुछ एप्लीकेशंस होती है कि वो क्रोम में ओपन होती है, फायरफॉक्स में नहीं ओपन होती है। ठीक है, तो वो सब चीज़ें कंपैटिबिलिटी चेक करना, वो सिस्टम टेस्टिंग। ठीक है, तो और इसमें ये सिस्टम भी चेक कर सकते हैं कि कौन सी मशीन है, लिनक्स है, विंडो है, मैक है, तो उनमें कंपैटिबल है या नहीं है, उनमें कैसा बिहेवियर है। देन है यूएटी, यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। ये कब होती है? रिलीज से पहले होती है, क्लाइंट एंड पे। क्लाइंट चेक करते हैं, इसमें क्लाइंट साइड से टेस्टर होते हैं, वो चेक करते हैं कि प्रॉपर चल रहा है या नहीं, रिक्वायरमेंट फुलफिल हो रही है या अननेसेसरी चीज़ें तो नहीं है। तो इसमें क्या होता है, क्लाइंट के टेस्टर होते हैं, वो टेस्ट करते हैं हमारी टेस्टिंग के बाद। तो ये एंड यूज़र हो सकते हैं, इसमें क्लाइंट हो सकते हैं, बिजनेस एनालिस्ट हो सकते हैं। इसका गोल क्या होता है? इंश्योर सॉफ्टवेयर इज रेडी फॉर प्रोडक्शन, कि प्रोडक्शन के लिए अब रेडी है। यूटी टेस्टिंग में भी अगर डिफेक्ट निकलता है तो उसको हम फिक्स करते हैं। ऐसा नहीं है यूएटी में पास हो जाते हैं सब। यूएटी टेस्टिंग होती है इसलिए कि हमारी तरफ से कुछ अगर मिसिंग है तो क्लाइंट एंड पे जो टेस्टर है उसको टेस्ट करें, यूजर चेक करते हैं। ठीक है, तो ये है हमारे लेवल ऑफ टेस्टिंग। यूनिट टेस्टिंग में इंडिविजुअल कंपोनेंट होता है और ये कौन करता है? डेवलपर। ये अल्फा बीटा इसके टाइप से एक्सेप्टेंस टेस्टिंग के, वो अल्फा मतलब वो जो क्लाइंट है वो खुद चेक करता है और बीटा में वो कोई यूजर को दे देता है कि आपका क्या है। अल्फा टेस्टिंग में क्या होता है? इंटरनल स्टाफ होता है, जैसे क्लाइंट के ही इंटरनल स्टाफ होगा। क्लाइंट का स्टाफ ना। हाँ, और बीटा में क्या होता है कि क्लाइंट के आउटसाइडर, इंटरनल स्टाफ नहीं होगा, बाहर से टेस्टर होंगे या फिर बाहर से किसी और को हायर किया होगा टेस्ट के लिए। ठीक है, ये अल्फा बीटा भी पूछा जा सकता है। पूछ सकते हैं, थोड़ा इतना मतलब इतना तो पता होना चाहिए ना, एक दो लाइन बोल सको। तो अल्फा बीटा में इतना डिफरेंस नहीं है। अल्फा बीटा में क्लाइंट के इंटरनल स्टाफ टेस्टिंग करते हैं और कुछ सेलेक्टिव बाहर के जो टेस्टर्स है वो एज ए यूजर। सो यूनिट टेस्टिंग में इंडिविजुअल कंपोनेंट होता है, कौन करता है? डेवलपर। और जैसे लॉगिन फंक्शनैलिटी हो गया। इंटीग्रेशन में मोर देन वन, इसमें इंटरेक्शन बिटवीन मॉड्यूल डेवलपर भी कर सकते हैं, टेस्टर भी कर सकते हैं। जैसे लॉगिन में डीबी, किसी एप्लीकेशन का डेटाबेस के साथ कनेक्शंस चेक करना, तो डेवलपर भी कर सकता है अपने एंड से और टेस्टर भी करते हैं। सिस्टम टेस्टिंग में कंप्लीट सिस्टम फंक्शनैलिटी, कि कंप्लीट सिस्टम की फंक्शनैलिटी कैसे कर रही है, तो इसमें क्यूए टेस्टर काम करते हैं, जैसे एंड टू एंड टेस्टिंग करना। एक्सेप्टेंस टेस्टिंग बिजनेस रिक्वायरमेंट फोकस करते हैं इसमें, और इसमें कौन करता है? ये क्लाइंट एंड एंड यूजर। फाइनल अप्रूवल बिफोर रिलीज, ये अप्रूवल के लिए होता है। अगर सब कुछ सही है देन क्लाइंट अप्रूव कर देगा रिलीज। देन आता है हमारा फेज ऑफ टेस्टिंग। टेस्टिंग के फेज कौन कौन से होते हैं? तो फर्स्ट फेज क्या होता है? रिक्वायरमेंट एनालाइज, टेस्ट प्लानिंग, टेस्ट केस डिजाइन, टेस्ट इन्वायरमेंट सेटअप, टेस्ट एग्जीक्यूशन, डिफेक्ट रिपोर्टिंग एंड ट्रैकिंग, टेस्ट साइकिल क्लोजर। तो ये इनमें से कुछ चीज़ें हमने पहले पढ़ ली है। तो जैसे फेज ऑफ टेस्टिंग में फर्स्ट होता है रिक्वायरमेंट एनालाइज। जो डेवलपर ने डेवलप किया है उसके पहले हमारे पास रिक्वायरमेंट आती है कि ये रिक्वायरमेंट है,
इस रिक्वायरमेंट पे डेवलपर जो है मॉड्यूल डेवलप कर रहा है, तो उसको हमें एनालाइज करना होता है कि क्या रिक्वायरमेंट है, इसको टेस्ट कैसे करेंगे। जनरली इसमें सिनेरियोस देते हैं। हाँ, सिनेरियोस होते हैं। उसके बाद होता है टेस्ट प्लानिंग। टेस्ट की प्लानिंग करना कि उसको हम कौन सी स्ट्रेटजी से टेस्ट करेंगे, कौन कौन से टेस्ट कवरेज होंगे, नेगेटिव पॉजिटिव सिनेरियो, उसकी प्लानिंग करना। देन होता है टेस्ट केस डिज़ाइन। टेस्ट केस डिज़ाइन जैसे हमने टेस्ट केस लिखे हैं एक्सेल में, उसको टेस्ट केस डिज़ाइन करना होता है। देन होता है टेस्ट इन्वायरमेंट सेटअप। तो जैसे ये टेस्टिंग हम कर रहे हैं उसके लिए भी अलग अलग इन्वायरमेंट होते हैं, SIT, UAT, ST। तो जैसे SIT होता है सिस्टम इंटीग्रेशन टेस्टिंग, ST होता है सिस्टम टेस्टिंग, UAT यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। तो ये और अलग अलग भी होते हैं इन्वायरमेंट, QA इन्वायरमेंट हो गया, डेव इन्वायरमेंट हो गया, प्रोडक्शन इन्वायरमेंट हो गया। अगर वो ऑटोमेशन में है तो इसमें वो सिस्टम का मतलब हार्डवेयर का भी सेटअप होता है उसमें। क्या हार्डवेयर का वगैरह सेटअप करना पड़ता है ना, जैसे कि तुम्हारे पास सिस्टम वगैरह होनी चाहिए। अगर ऑटोमेशन कर रहा है कोई तो उसके पास सिस्टम होना चाहिए, कौन सा सिस्टम होना चाहिए, क्या क्या उसकी लगेंगे, कॉन्फ़िगरेशन, मतलब सिस्टम का कॉन्फ़िगरेशन वो तो होता है ना, सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन। वो ये स्टेप में होता है या प्राइमरी होता है, वो रिक्वायरमेंट में आता है? वो रिक्वायरमेंट में नहीं आएगा ना, टेस्टिंग के लिए वो जो सिस्टम का कॉन्फ़िगरेशन है वो तो कंपनी हमको करके देगी ना। कौन सा कितना रैम होना चाहिए, कितनी स्टोरेज होना चाहिए, वो सब चीज़ें कंपनी देगी। वो हमको नहीं डिसाइड करना है। हमको टेस्टिंग के लिए क्या क्या टूल्स चाहिए वो हम बता सकते हैं। तो टेस्ट केस डिज़ाइन हमने किया अभी, उसके बाद टेस्ट इन्वायरमेंट सेटअप करेंगे। तो सबके लिए अलग अलग होता है, SIT के लिए भी अलग होता है, डेव QA प्रोडक्शन के लिए अलग अलग इन्वायरमेंट होता है। तो हर एक इन्वायरमेंट पे हमको टेस्टिंग करनी होती है, तो वो इन्वायरमेंट पे हमको सेट करना होता है। वो होता है अलग अलग, जैसे SIT के लिए अलग, मतलब अलग ब्राउज़र ओपन होता है, सिस्टम टेस्टिंग के लिए अलग ब्राउज़र ओपन होता है, तो उसमें इंटरफेस भी अलग, जैसे विंडो पे करते हैं, मैक पे करते हैं, हाँ, वैसे अलग अलग सिस्टम पे पैरेलली करते हैं ना। पैरेलली नहीं, उसमें इन्वायरमेंट होता है, पैरेलली ज़रूरी नहीं है। हो सकता है अभी ST पे कर लो, बाद में SIT पे करना है, तो उसका इंटरफेस अलग होता है थोड़ा। वो कौन देता है इंटरफेस, हमें बनाना है? नहीं, हमको बनाना नहीं है, वो URL हमको देते हैं, ये SIT का है, ये ST का है, और उसमें हमें टेस्टिंग करना है। तो वो हमको डिसाइड करना होता है। जैसे क्लाइंट ने बोला है कि इसकी अभी ST में टेस्टिंग करनी है, तो वो हम डिसाइड करेंगे। ST के लिए ST सिस्टम इन्वायरमेंट क्या होगा, ST हो गया। SIT पे करना है तो सिस्टम इन्वायरमेंट क्या हो गया, SIT। QA में करना है तो QA, अगर डेवलपमेंट में करना है तो इन्वायरमेंट क्या होगा, डेव। तो एनवायरनमेंट बनाना कौन है? तो हम ही बनाएंगे। जैसे तुमने पोस्टमैन में किया था, इन्वायरमेंट वेरिएबल सेट किया था, QA डेव प्रोड, वैसे ही सब चीज़ें होंगी, बट उनका QA का अलग चीज़ें एक्सेस कर सकता है, प्रोडक्शन वाला अलग चीज़ें एक्सेस कर सकता है, और डेवलपमेंट वाला अलग चीज़ें एक्सेस कर सकता है। ठीक है, नहीं आ रहा? मतलब एनवायरनमेंट समझ गई थी जब उसमें कैसा था कि हमने एक URL लिखा था और सिर्फ वो URL सब में कॉमन मतलब लिख के रख दिया था और वही यूज करते थे। एनवायरनमेंट उसमें तो ऐसा सेटअप किया था। हाँ, तो वैसे ही सबके लिए URL होता है। QA के लिए अलग URL होगा, डेव के लिए अलग URL होगा, और प्रोडक्शन के लिए अलग URL होगा। ऐसे ही SIT के लिए अलग URL होगा। वो बनाना तो हमें ही है। URL हमको नहीं बनाना, URL हमको मिलेगा, हमको सिर्फ इन्वायरमेंट सेट करना है कि ये QA के लिए है, ये डेव के लिए है, ये SIT के लिए है, प्रोडक्शन के लिए। जैसे पोस्टमैन में भी तुम URL खुद नहीं बनाती थी ना, URL तो हमारे पास था, सिर्फ डिफाइन करते थे हाँ, कि इसके लिए ये कॉमन URL है तो फिर सब में वो ही यूज हो। ऐसा ही। तो URL हमको मिलता है,
बस हमको सेट करना होता है कि क्यूए में टेस्ट करेंगे उसको, प्रोडक्शन में टेस्ट करेंगे या डेव में टेस्ट करेंगे, वो डिसाइड करना होता है। यूआरएल बनाने का कोई चक्कर नहीं है इसमें, ठीक है। डिसाइड करना होता है कि इन्वायरमेंट कौन सा होगा। देन उसके बाद क्या करते हैं, टेस्ट एग्जीक्यूशन, जो हमने टेस्ट एग्जीक्यूट किया है। उसके बाद डिफेक्ट रिपोर्टिंग एंड ट्रैकिंग, जो टेस्ट एविडेंस शीट तैयार किया हमने वो टेस्ट एग्जीक्यूट किया, मतलब मैनुअली उसको टेस्ट करके उसका एविडेंस कैप्चर किए। उसमें वो बग लाइन साइकिल भी आएगा ना, ट्रैक करने आएगा, वो आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो डिफेक्ट रिपोर्टिंग एंड ट्रैकिंग में क्या होगा कि हमने डिफेक्ट मिला है तो उसको डिफेक्ट को रेस किया है, लॉक किया है जीरा में, और उसको ट्रैक करेंगे कि वो फिक्स हुआ है, फिक्स हो गया है तो उसको रिटेस्ट करेंगे, देन क्लोज कर देंगे डिफेक्ट। देन टेस्ट साइकिल क्लोजर, उसके बाद अगर वो टेस्ट मतलब बग फिक्स हो गया है, सब डन है, तो उसको क्लोज कर देंगे। तो ये डिटेल में है थोड़ा, ये पढ़ लेना। तुम्हारा किस में था कंफ्यूजन, इन्वायरमेंट सेटअप में ना, जैसे इन्वायरमेंट सेटअप में हार्डवेयर का हो गया, सॉफ्टवेयर का हो गया, टेस्ट डेटा हो गया, ये सब सेट करते हैं। जो तुम पूछ रहे थे ना, सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन, तो इन्वायरमेंट सेटअप में यही होता है। जैसे कोई चीज़ है तुमको मैक पे टेस्ट करनी है, तो मैक मशीन चाहिए ना उसके लिए, हाँ मैक मशीन चाहिए होगी इसके लिए, तो वो कंपनी हमको देगी। बट टेस्ट वो सब सेट कौन करेगा, हम करेंगे। मैक पे करना है तो हम रिक्वायरमेंट देंगे कि मैक मशीन पे टेस्ट करना है। जैसे सेलेनियम हो गया, JMeter हो गया, ये टूल्स है। इसमें पार्टिसिपेंट कौन कौन हो सकते हैं, डेवऑप्स, टेस्टर एंड सिस्टम एडमिन। टेस्ट एग्जीक्यूशन में वही है, एग्जीक्यूट मैनुअल एंड ऑटोमेशन टेस्ट केस, लॉग डिफेक्ट, रीटेस्ट एंड परफॉर्म रिग्रेशन टेस्टिंग। और क्लोज ट्रैकिंग में वही है, बग फिक्स हुआ है तो उसको रीटेस्ट करके क्लोज कर देंगे। क्लोजर में क्लोज लॉक कर, मतलब किसी को लॉक करना, मतलब उसको किसी चीज़ पे उसको बताना कि ये डिफेक्ट मिला है हमने, और उसमें मतलब हिस्ट्री जो होती है, जीरा पढ़ेंगे ना तो उसमें बताते हैं। जैसे ये कुछ डिफेक्ट मिला, जैसे अभी हमने टेस्ट एविडेंस जो शीट तैयार की थी, क्लोज कर दिया मैंने, जो लॉगिन करने पे वो हमको एरर मैसेज दे रहा था ना इनवैलिड पे, बट वो बता नहीं रहा था ये यूजर नेम इनकरेक्ट है या पासवर्ड। उसमें डिफेक्ट रेज करना है मुझे, उसके लिए एक टूल होता है, वो हर कंपनी, जैसे जीरा ही मोस्टली यूज होता है। तो जीरा में जब मैं इसको डाल दूंगी तो मतलब कि मैंने डिफेक्ट लॉक कर दिया, ठीक है। पानी नहीं पीना मेरा वैसे ही नहीं, ठीक है। तो ये समरी है इसके। उसके बाद मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है मैनुअल टेस्टिंग में, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन, ठीक है। तो ये वेरिफिकेशन वैलिडेशन SDLC मॉडल हमने पढ़ा था वी मॉडल में, तो इसके डिटेल्स है। वेरिफिकेशन में क्या करेंगे हम, आर वी बिल्ड द प्रोडक्ट राइट, हम प्रोडक्ट सही बना रहे हैं या नहीं बना रहे हैं वो चेक करना होता है। तो इसमें क्या करेंगे, इट चेक वेदर द सॉफ्टवेयर कंफर्म टू स्पेसिफिकेशन डन ड्यूरिंग डेवलपमेंट फेज, जब डेवलपमेंट फेज होगा तभी इसको हम कर सकते हैं। एंड वैलिडेशन, आर वी बिल्डिंग द राइट प्रोडक्ट, कि हम प्रोडक्ट सही से बना रहे हैं या सही प्रोडक्ट बना रहे हैं। हाँ बना है, मतलब पहले सही बना रहे वैसा, और बन गया मतलब वही बन चुका है। हाँ। एक बिजनेस नीड्स के लिए होता है और एक फंक्शनैलिटी के लिए होता है। It checks whether the software meet user expectation done after the development is complete। मीन्स वेरिफिकेशन हम कब करेंगे, जब डेवलपमेंट हो रहा होगा। वैलिडेशन कब करेंगे, जब हम टेस्टिंग करेंगे, जब टेस्टिंग का फेज आएगा कि एक्सपेक्टेड और एक्चुअल इक्वल है या नहीं, समझे। और वेरिफिकेशन में क्या होगा कि वो सब प्रोसेस फॉलो हो रहे हैं या नहीं, स्टैंडर्ड जो हमने डेवलपमेंट के लिए है
वो सब चीज़ें फॉलो हो रही है नहीं, जैसे रिक्वायरमेंट गैदरिंग, फिर उनको एनालाइज करना, फिर उसको डिज़ाइन करना, फिर कोड करना, फिर डेवलपमेंट, फिर टेस्ट और फिर डिप्लॉय एंड मेंटेनेंस। तो ये सब चीज़ें स्टैंडर्ड एक प्रोसेस फॉलो हो रहा है या नहीं। तो वो हो गया वेरिफिकेशन। तो इसमें डॉक्यूमेंटेशन ज़्यादा होती है वेरिफिकेशन में, कि हर चीज़ का डॉक्यूमेंट होता है। और वैलिडेशन में क्या होता है कि टेस्टिंग टीम जब इन्वॉल्व होती है, जब टेस्ट करते हैं हम कि जो डेवलपर ने मॉड्यूल तैयार किया है वो एज अ क्लाइंट रिक्वायरमेंट तैयार हुआ है या नहीं, एक्सपेक्टेड रिजल्ट क्लाइंट को जो चाहिए था वो उससे मिल रहा है या नहीं, वो वैलिडेशन में चेक करते हैं। वो वैलिडेशन में एक्सपेक्टेड और एक्चुअल रिजल्ट मैच हो रहा है या नहीं। और इसमें सब वो टेस्टिंग आता है ना, यूनिट टेस्टिंग, इंटीग्रेशन, वैलिडेशन। वैलिडेशन में यूएटी है क्या? वैलिडेशन में सभी आएंगे ना, जहाँ हाँ, पर टेस्टिंग होगी वो वो सब आएंगे। जरूरी नहीं है यूएटी में, यूनिट टेस्टिंग, सिस्टम टेस्टिंग, इंटीग्रेशन टेस्टिंग सभी इसमें आएंगे, क्योंकि सब में हमको एक्चुअल एक्सपेक्टेड चेक करना है ना। एंड वेरिफिकेशन के कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं, इसको हम स्टैटिक टेस्टिंग भी कहते हैं। इस स्टैटिक में की ज़्यादा चीज़ें हमको चेंज नहीं करनी होती है, एक डॉक्यूमेंट होता है, बस उसी को फॉलो करना होता है हमको, प्रोसीजर को। तो जैसे रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन रिव्यू, इसका जैसे रिक्वायरमेंट आई उसका स्पेसिफिकेशन करने के बाद उसका रिव्यू करना, जैसे इंश्योर ऑल रिक्वायरमेंट आर क्लियर, कंप्लीट एंड टेस्टेबल, हेल्प इन आइडेंटिफाई इनकंसिस्टेंट और एम्बिग्यूटीज अर्लियर। तो इसमें स्पेसिफिकेशन रिक्वायरमेंट को रिव्यू करते हैं कि क्लियर है रिक्वायरमेंट, उसको टेस्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते, ठीक है। और कंप्लीट होनी चाहिए रिक्वायरमेंट, ऐसा नहीं है आधी अधूरी इंफॉर्मेशन है और बाद में फिर जाके उसको बताओ कि इतना ही आपने बताया था, इतना ही हमने काम किया है। तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए, कंप्लीट होनी चाहिए। और देन है डिज़ाइन रिव्यू। डिज़ाइन रिव्यू में हम क्या करेंगे, जो हम हाई लेवल डिज़ाइन बनाते हैं, लो लेवल डिज़ाइन बनाते हैं, उसको रिव्यू करते हैं। Check whether the system design align with the requirement, validate architecture, database design and data flow। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कोड रिव्यू। कोड रिव्यू में क्या होता है, ए पीयर रिव्यू और सोर्स कोड फॉर कोडिंग स्टैंडर्ड लॉजिक एंड पोटेंशियल डिफेक्ट कंडक्ट बिफोर एक्चुअल टेस्टिंग स्टार्ट। इसमें मतलब कोडिंग का स्टैंडर्ड भी होना चाहिए, वो सब रिव्यू होता है कोड रिव्यू में। वॉक थ्रू में क्या होता है, इनफॉर्मल ग्रुप मीटिंग लेड बाय द ऑथर ऑफ द डॉक्यूमेंट कोड, टीम गोज स्टेप बाय स्टेप थ्रू द कंटेंट टू फाइंड इशू। वॉक थ्रू में मतलब कोई भी फॉर्मल मीटिंग्स नहीं होती है, वॉक थ्रू मतलब कोई भी कैजुअली हो सकती है वो, उसके लिए कोई इन्फॉर्म नहीं करेगा। जैसे एकदम कंपनीज में जैसे किसी ने इमिडिएटली कोई मीटिंग शेड्यूल कर दी, इसके लिए किसी को कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं थी, तो वो वॉक थ्रू होता है। मतलब प्रायर इन्फॉर्मेशन नहीं होना, हो भी सकती है नहीं भी हो सकती, मैंडेटरी नहीं। शबनम, हाँ, ये वेरिफिकेशन और वैलिडेशन टेस्टिंग का क्वेश्चन कितने फ्रिक्वेंटली आता है इंटरव्यू में? मैनुअल टेस्टिंग में पूछा जाता है ये। हाँ, मतलब मैंने पढ़ा था कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वैलिडेशन, और आपने भी बोला था शायद, तो ये कितना फ्रिक्वेंटली, मतलब मोस्टली हर इंटरव्यू में पूछा जाता है क्या? हाँ, पूछा जाता है, 90% पूछा जाता है ये। अच्छा, ठीक है। देन है इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन क्या होता है, फॉर्मल रिव्यू। उसके लिए पहले इंटीमेट करेंगे, मीटिंग पहले से शेड्यूल होगी, एजेंडा क्लियर होगा कि इस चीज़ के लिए मीटिंग होगी, वो होता है इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन जैसे जनरली ऑफिस में भी इंस्पेक्शन होता है ना किसी चीज़ का, तो पहले बता देते इंस्पेक्शन होने वाला है, तो सब पहले मतलब आई कार्ड वगैरह सब अपना कैरी करके आएंगे, फॉर्मल्स पहन कर आएंगे, ये सब चीज़ें। और इसमें क्या है कि इन्वॉल्व्स चेकलिस्ट एंड असाइन रोल, मोर स्ट्रक्चर देन वॉक थ्रू एंड एम टू बी फाइंड स्पेसिफिक डिफेक्ट। इसमें डिफेक्ट के लिए एम स्पेसिफाई किया जाता है इंस्पेक्शन।
वैलिडेशन में क्या होता है, डायनामिक टेस्टिंग होती है, ये स्टैटिक नहीं होता है। वेरिफिकेशन में क्या था, स्टैटिक, मतलब एक पहले से पता है हमको ये चीजें होंगी, इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता, तो वो वेरिफिकेशन में आता है। स्टैटिक कांस्टेंट रहता है ना, कि चीजें हमको पता है फिक्स यही होगी, इससे ज्यादा कुछ नहीं। डायनामिक में कुछ भी हो सकता है, अनप्रेडिक्टेबल। तो डायनामिक टेस्टिंग में क्या होता है, वैलिडेशन में, these activity involve executing the actual application to find the defect, verify it meets the user expectations। तो इसमें एक्चुअल टेस्टिंग होती है, जैसे यूनिट टेस्टिंग हो गई, इंटीग्रेशन टेस्टिंग, सिस्टम टेस्टिंग, यूएटी टेस्टिंग। तो ये सब चीज़ें किस में आती है, वैलिडेशन में, जिसमें हम एक्चुअली टेस्टिंग करते हैं। अभी तक तो वेरिफिकेशन में क्या था, सिर्फ डॉक्यूमेंटेड होता था, वैलिडेशन में हम एक्चुअल करेंगे। तो ये सब तो पता ही है, यूनिट टेस्टिंग, इंटीग्रेशन, सिस्टम, यूएटी। तो इसके की फीचर्स क्या क्या होते हैं, बिल्ड द प्रोडक्ट करेक्टली, वेरिफिकेशन में, और इसमें क्या होता है वैलिडेशन में, बिल्ड द करेक्ट प्रोडक्ट। इसमें मतलब प्रोसेस फॉलो करेंगे कि प्रोडक्ट को करेक्ट बिल्ड करना है, और वैलिडेशन में हम चेक करेंगे प्रोडक्ट करेक्टली बिल्ड हुआ है या नहीं। टाइप क्या है इसका, स्टैटिक टेस्टिंग, इसका डायनामिक टेस्टिंग। ये भी पूछ सकते हैं जैसे इंटरव्यू में, स्टैटिक टेस्टिंग और डायनामिक टेस्टिंग में क्या डिफरेंस है। तो ये वेरिफिकेशन और वैलिडेशन ही बताना है। और स्टैटिक टेस्टिंग के कौन कौन से टाइप्स होते हैं, तो ये कंपोनेंट बताने हैं इसमें, जो स्टैटिक टेस्टिंग में किया है, और डायनामिक टेस्टिंग में जो कंपोनेंट है। और इसमें क्या क्या इन्वॉल्व होता है, रिव्यू होता है, वॉक थ्रू होता है, इंस्पेक्शन। तीनों में डिफरेंस पता है ना, रिव्यू, इंस्पेक्शन और वॉक थ्रू में। इंस्पेक्शन में पहले बता देते हैं, वॉक थ्रू मतलब ऐसा कुछ एजेंडा क्लियर नहीं होता। और रिव्यूज में क्या होता है, रिव्यू में कुछ भी इंटरनली रिव्यू करना है हमको, सिर्फ डॉक्यूमेंट दे दिया हमको, उसको रिव्यू करना है। वॉक थ्रू में कि कुछ भी इमीडिएटली कुछ भी प्लान हो सकता है, हाँ, वो वॉक थ्रू हो गया। इंस्पेक्शन में प्रॉपर होगा, एजेंडा क्लियर होगा, स्पेसिफिक। और वैलिडेशन में क्या होगा, एक्चुअल टेस्टिंग होगी, इसमें मैनुअल ऑटोमेशन दोनों होगा। एग्जीक्यूशन क्या होगा, विदाउट एग्जीक्यूटिंग कोड, इसमें कोड एग्जीक्यूट करने की जरूरत नहीं है, बाय एग्जीक्यूटिंग द कोड। ऑटोमेशन कर रहे हैं तो कोड एग्जीक्यूट करना होगा। हु परफॉर्म, डेवलपर और क्यूए। डेवलपर क्यूए दोनों कर सकते हैं, और इसमें क्यूए टेस्टर और एंड यूजर करेंगे। टेस्टर में डिफरेंस क्या है? क्यूए क्वालिटी एश्योरेंस, टेस्टर जो टेस्ट करता है एक्चुअल और एक्सपेक्टेड। तो वो क्वालिटी एश्योरेंस कैसे होता है? क्वालिटी एश्योरेंस मतलब कि एक प्रोसेस फॉलो हो रहा है या नहीं प्रॉपर, वो चेक करना, क्वालिटी एश्योरेंस। और क्वालिटी टेस्टर, उसमें चेक करना कि एक्चुअल और एक्सपेक्टेड इक्वल है या नहीं। वो क्वालिटी चेक करते हैं और टेस्टर वो एक्सपेक्टेड। ये शायद पहले बताया ना, जनरली वो तो क्यूए बताया ना। क्यूए अगर सिर्फ जैसे सिर्फ प्रोसेस चेक करने हैं, सही चल रहा है या नहीं, कुछ प्रोसेस में तो कुछ मिस नहीं हो रहा है। स्टैंडर्ड जैसे एक फ्रेमवर्क का स्ट्रक्चर है, फ्रेमवर्क के स्ट्रक्चर में तुमने कुछ मिस तो नहीं कर दिया है। जैसे जनरली स्ट्रक्चर क्या होता है, क्वालिटी चेक करना है, हाँ, प्रोसेस की क्वालिटी चेक करना, वो क्यूए होता है। क्वालिटी इंजीनियर या टेस्टर क्या होता है, जो चेक करता है जो प्रोडक्ट है वो सही बना है या नहीं, एक्सपेक्टेड और एक्चुअल। और ये कब होता है इसका वेरिफिकेशन, ड्यूरिंग डेवलपमेंट, और ये वैलिडेशन आफ्टर डेवलपमेंट। एग्जाम्पल जैसे रिक्वायरमेंट रिव्यू, डिजाइन रिव्यू, इसके एग्जाम्पल फंक्शनल टेस्टिंग, सिस्टम टेस्टिंग, यूएटी। देन ये मोस्ट इम्पोर्टेंट और कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, बग, डिफेक्ट और इशू में क्या डिफरेंस है। हाँ, एरर या इशू। तो ये टॉपिक करते हैं। डिफेक्ट क्या होता है, A defect is a variation or deviation from the expected result found during the development.
found by developer while coding or during unit testing. It's a mistake in the code or design or requirement. जैसे डेवलपर यूनिट टेस्टिंग कर रहा है, उसके कोड में ही कुछ गलत है, तो वो क्या हो गया, डिफेक्ट हो गया। मीन्स कोडिंग से रिलेटेड कुछ भी एरर आना, वो डिफेक्ट हो गया। जैसे उसने एक मेथड बनाया एडिशन का, तो एडिशन 2 + 2 4 होना चाहिए, बट वो रिजल्ट दे रहा है 6, तो एक लॉजिक गलत है उसका। और जैसे उसने सब्ट्रैक्शन का बनाया, बट वो सब्ट्रैक्शन करने की जगह वो एडिशन कर दे रहा है 2 नंबर्स को, तो वो भी डिफेक्ट है, मीन्स डिफेक्ट इन लॉजिक। और बग क्या होता है, बग टेस्टिंग के टाइम पे आता है। ए बग इज फ्लॉ और फॉल्ट फाउंड ड्यूरिंग टेस्टिंग द कॉज इनकरेक्ट और अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर। फंक्शनैलिटी में कुछ चेंज हो तो जैसे एक्सपेक्टेड और एक्चुअल में कुछ भी मिसमैच हुआ, डिफरेंस हुआ, वो क्या है, हमारा बग। तो वो कब आता है, टेस्टिंग के टाइम पे। फाउंड बाय टेस्टर ऑफन लॉग इन बग ट्रैकिंग टूल, और इसको लॉग कहाँ करते हैं, बग ट्रैकिंग टूल जीरा में। जैसे टेस्टर क्लिक ऑन लॉग इन विद वैलिड क्रेडेंशियल बट ऐप द क्रैश, एप्लीकेशन ही क्रैश होगी लॉगिन करने पे, तो वो क्या हो गया, बग। ठीक है। और इसके बाद जब हम लॉग करेंगे तो वो जैसे कोड डेवलपर जब उस बग को चेक करेगा, उस टाइम पे वो क्या होगा, उसके लिए डिफेक्ट होगा, क्योंकि इसके कोड में गड़बड़ है। हाँ, अगर वो डेवलपर के एंड पे हुआ तो वो डिफेक्ट है, टेस्टर के एंड पे हुआ तो वो बग है। देन आता है इशू। इशू कुछ भी हो सकता है, किसी को भी इशू आ सकता है, जरूरी नहीं है टेस्टिंग में किसी को कुछ भी इशू आ रहा है तो वो इशू हो गया। बट इन टेस्टिंग कुछ भी फंक्शनैलिटी में हम फेस कर रहे हैं, चाहे वो टेस्टिंग के टाइम पे हो, चाहे डेवलपमेंट के टाइम पे हो, या चाहे किसी भी टाइम पे हो, रिक्वायरमेंट गैदरिंग के टाइम पे, एनालाइजिंग के टाइम पे, तो वो क्या हो गया, इशू हो गया। इसका मतलब है हर बग और हर डिफेक्ट इशू है। हो सकता है। म्यूट नहीं, ये कहां मतलब ठीक है। इशू इज जनरल टर्म यूज फॉर एनी प्रॉब्लम और कंसर्न इन द सॉफ्टवेयर like bug, defect, enhancement. These are can refer to bug, change request, performance problem, or even UI concern. Used communication with client, stakeholder, or tools like Jira, GitHub. तो कुछ भी हम प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं टेस्टिंग के टाइम पे या डेवलपमेंट के टाइम पे, कुछ भी जो हमारे लिए थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, तो वो इशू हो गया। ठीक है। देन है इसका कंपैरिजन। डिफेक्ट कब होगा, फाउंड बाय डेवलपर व्हेन फाउंड ड्यूरिंग डेवलपमेंट, डिस्क्रिप्शन मिस्टेक इन कोड, डिजाइन और रिक्वायरमेंट। फॉर एग्जांपल जैसे रॉन्ग कैलकुलेशन लॉजिक। बग क्या हो गया, बग किसके थ्रू फाउंड होगा, टेस्टर के थ्रू। व्हेन ड्यूरिंग टेस्टिंग, डिस्क्रिप्शन डेविएशन फ्रॉम एक्सपेक्टेड फंक्शनैलिटी। ठीक है। एप्लीकेशन क्रैश ऑन क्लिक ऑन लॉगिन। इशू क्या हुआ, कुछ भी, एनीवन, यूजर, टेस्टर, क्लाइंट, किसी के भी एंड पे इशू आ सकता है। जनरल प्रॉब्लम लाइक बग, डिफेक्ट, टास्क एक्स्ट्रा, स्लो ऐप परफॉर्मेंस ऑन द क्लाइंट साइड। ठीक है। तो ये हमारा बग, डिफेक्ट और इशू था। आगे भी पढ़ना है। नहीं, बस अपना डिफेक्ट लाइफ साइकिल है, इसको कंप्लीट कर लेते हैं, एक ही टॉपिक रहता है। हाँ छोटा ही है, हाँ छोटा ही है, ज़्यादा बड़ा नहीं। डिफेक्ट लाइफ साइकिल कब आता है हमारे पास, जब हम कोई डिफेक्ट, हाँ बग आता है और हम उसको जीरा में लॉग करते हैं, तो उसकी डिफेक्ट लाइफ साइकिल स्टार्ट हो जाती है जब भी कुछ नया बग आता है। तो what is defect life cycle? The defect life cycle is the journey of defect from its discovery to its closure. जब वो जनरेट हुआ और क्लोज होने तक जो भी इसका साइकिल होता है, वो क्या होता है, डिफेक्ट लाइफ साइकिल। It help track the status and progress of each defect through the testing process. हर एक डिफेक्ट को वो ट्रेस करने के लिए यूजफुल होता है। तो इसमें जो है, जो टोटल जो होते हैं हमारे पास 9 स्टेजेस होते हैं।
फर्स्ट कोई भी डिफेक्ट आया उसकी स्टेज क्या होगी, न्यू, नया डिफेक्ट है तो ठीक है, न्यू में आएगा। डिफेक्ट इज लॉग बाय टेस्टर इन बग ट्रैकिंग टूल लाइक जीरा और बगजिला, अवेटिंग रिव्यू बाय डेवलपमेंट टीम और लीड। उसने जीरा में डिफेक्ट लॉग किया, अब वो वेट कर रहा है कि डेवलपर उसको फिक्स करे या टीम लीड डेवलपमेंट टीम लीड उसको फिक्स करे। देन उसके बाद आता है असाइंड। असाइंड कब होता है, जैसे टेस्टर ने डिफेक्ट रेज किया उसके बाद कौन से डेवलपर को वो असाइन हुआ है, ठीक है। द डिफेक्ट इज असाइन टू ए डेवलपर फॉर फिक्सिंग। तो जैसे कंपनी में एक प्रोजेक्ट में मल्टीपल डेवलपर्स हैं, तो हो सकता है अगर जैसे कोई डिफेक्ट हमने फाइंड आउट किया तो उसी डेवलपर को हम असाइन करें ना जिसने उसको डेवलप किया मॉड्यूल, तो वहाँ पे वो उसका स्टेटस क्या हो जाता है, असाइंड। असाइन के बाद क्या होता है, ओपन। जब डेवलपर उसके पास जाता है तो वो उसको ओपन करता है डिफेक्ट को। डेवलपर स्टार्ट एनालाइजिंग एंड वर्किंग ऑन द डिफेक्ट, उसको एनालाइज करता है और उस पर काम करता है। फिर आता है फिक्स। जब डेवलपर उस डिफेक्ट को फिक्स कर देता है, मतलब जो भी इशू आ रहा था उसको रिजॉल्व कर देता है, तो होता है फिक्स। डेवलपर हैज रिजॉल्व द डिफेक्ट एंड मार्क इट एज फिक्स्ड, नाउ रेडी टू टेस्टिंग। अब वो टेस्टिंग के लिए जा सकता है। देन आता है रीटेस्ट। रीटेस्ट कब आएगा, जब टेस्टर उसको फिर से बग को रीटेस्ट करेगा कि वो फिक्स हुआ है या नहीं। टेस्टर रीटेस्ट द डिफेक्ट टू कंफर्म इट इज एक्चुअली फिक्स्ड और नॉट, ठीक है। अगर फिक्स नहीं होता है तो वो रीओपन जाएगा, रीओपन हो जाएगा, इसमें लिखा नहीं है बट रीओपन होगा और फिर से वही सब स्टेप्स फॉलो होंगे, क्यों असाइन होगा देन फिक्स होगा देन फिर रीटेस्ट। फिर उसके बाद आता है रीटेस्ट के बाद क्लोज। रीटेस्ट किया टेस्टर ने, सब कुछ परफेक्ट है, वर्किंग फाइन, देन क्लोज। देन होता है ये वाले सिनेरियो भी होते हैं, एक होता है रिजेक्ट, होता है डेफर्ड, एक होता है डुप्लीकेट। तो फर्स्ट होता है रिजेक्ट करना, कि डेवलपर ने मना कर दिया कि नहीं, मैं ये मेरी तरफ से है ही नहीं डिफेक्ट, तुम्हारी टेस्टिंग की स्ट्रेटेजी गलत है या टेस्टिंग अप्रोच गलत है, आपने गलत सिनेरियो टेस्ट किया, ठीक है। उस केस में क्या हो जाता है, रिजेक्ट। डेवलपर फाइंड द डिफेक्ट इनवैलिड या मिसअंडरस्टैंडिंग और नॉट ए बग, या कुछ हो सकता है कि वो सिनेरियो टेस्ट सच में टेस्टर की तरफ से ही मिस्टेक। इट मेक अ रिजेक्टेड विद अ रीजन। जैसे मेरे पास एक सिनेरियो आया था, मैंने उसको डिफेक्ट रेज कर दिया था, बट क्या था, वो डिफेक्ट नहीं था, उसका फंक्शनैलिटी ही मुझको क्लियर नहीं थी। तो उस टाइम पे क्या करता है डेवलपर, उसको रिजेक्ट कर देता है कि डिफेक्ट नहीं है। उसमें क्या था, टेस्ट डेटा का इशू था, जो मैं जिस टेस्ट डेटा से टेस्ट कर रही थी उसमें वो सब चीज़ें शो नहीं हो रही थी, मेन्यूज। तो जो दूसरा उसने पेलोड दिया उससे टेस्ट डेटा जो जनरेट हुआ उससे चेक किया तो वो प्रॉपर फाइन था, तो वो डिफेक्ट नहीं था। तो उस केस में क्या करता है डेवलपर, रिजेक्ट कर देता है। ऐसा नहीं है, बट कुछ चीज़ें फंक्शनैलिटी क्लियर होनी चाहिए, तभी तो रिक्वायरमेंट एनालाइज करते हैं ना। देन होता है डेफर्ड। डेफर्ड का मतलब पोस्टपोन करना, कि अभी डेवलपर बिजी है तो उसको बाद में टेस्ट करेगा। जैसे डिफेक्ट इज वैलिड बट नॉट क्रिटिकल फॉर नाउ, फिक्स इट इज डिले फॉर अ फ्यूचर रिलीज। अभी ज़्यादा प्रायोरिटी नहीं है, क्रिटिकल नहीं है, इतना लो पर है, तो हो सकता है वो दूसरी रिलीज आने पे वो फिक्स हो जाए। मेरे साथ होता है ऐसे, जैसे मैं कोई भी डिफेक्ट रेस करती हूँ या फिर डिफेक्ट रेस करने से पहले अगर मैंने डेवलपर से कनेक्ट किया तो क्या बोलता है कि आप शाम तक रुको, एंड ऑफ द डे आई विल रिलीज द नेक्स्ट मॉड्यूल देन इट विल फिक्स। तो उस टाइम पे वो फिक्स हो जाता है, बट उसमें क्या कर सकते हैं कि अगर मैंने वही चीज़ है ना, तो मेरा काम ब्लॉक हो गया, तो उस टाइम पे मैं क्या करूँगी, उस डिफेक्ट तो रेज करूंगी, बट वो डेवलपर क्या करेगा, उसको डेफर्ड कर सकता है कि इसकी प्रायोरिटी लो है। ऐसे बहुत सारे लोग आ रहे हैं तो बहुत सारी साइकिल चलती रहेंगी ना। एक साथ ज्यादा साइकिल भी चलते हैं ना बग के। एक बग की
लाइफ साइकिल इतनी ही होती है। हाँ, मतलब ज्यादा बग आएंगे तो ज्यादा। हाँ, तो साइकिल तो सेम रहेगा सभी बग का, बट वो है बग कितने चल रहे, कितने रेस किए तुमने, कितने टाइम में फिक्स हो रहे हैं, वो चीज अलग होती है। और ट्रैकिंग के लिए जीरा टूल यूज होता है। ये पोस्टपोन करते हैं तो फिर हमें क्या करना है? कुछ नहीं करना, अगर वो सेकंड रिलीज में फिक्स हो सकता है तो वेट कर लो। अच्छा, तो फिर ये सेकंड रिलीज कह रही हूँ, मतलब जो नेक्स्ट मॉड्यूल डेवलॉय होगा उसमें अगर फिक्स हो सकता है तो वेट कर लो। डिफेक्ट रेस कर दिया तुमने, तुम्हारा काम हो गया, तुमने उसके लिए कर दिया काम अपना। अब वो सेकंड जो उसने बोला कि बाय एंड ऑफ द डे आई विल डिप्लॉय द नेक्स्ट मॉड्यूल देन इट विल फिक्स, तो वो फिर फिक्स होने के बाद वो तुमको नॉर्मल वो टेस्ट करना है। वो तुमको रीअसाइन कर देगा तुम्हारे नाम पे, फिर तुम उसको रीटेस्ट करोगी कि सच में फिक्स हो गया है नहीं। ठीक है। देन उसके बाद आता है डुप्लीकेट। डुप्लीकेट कब आता है? जब हमने ऑलरेडी डिफेक्ट रेज कर दिया, मैंने या किसी और ने, ऑलरेडी डिफेक्ट रेज है बट फिर से मैंने कर दिया, तो उस केस में वो डुप्लीकेट होता है। रिपोर्टेड डिफेक्ट इज ऑलरेडी रिपोर्ट अर्लियर मार्क्ड एज डुप्लीकेट। कब होता है ये? जैसे जैसे मैं और भूमि टेस्टर है, तो भूमि ने पहले वो डिफेक्ट रेज कर दिया, मतलब एक ही मॉड्यूल पे हम टेस्ट कर रहे हैं बट उसकी फंक्शनैलिटी कुछ और है, मेरी कुछ और है, तो हमको नहीं पता एक दूसरे की फंक्शनैलिटी। उसको डिफेक्ट आया, उसने रेज कर दिया, बट सेम चीज मेरे में भी आ रही है, तो मैंने भी डिफेक्ट रेज कर दिया, तो उस केस में क्या होगा कि डिफेक्ट सेम हो गया, वो डुप्लीकेट हो गया कि ऑलरेडी डिफेक्ट रेज कर दिया। लग गई क्या? तो उस केस में डुप्लीकेट हो जाता है, तो डुप्लीकेट मार्क करके डेवलपर उसको डिफेक्ट को क्लोज कर देता है। तो ये इतना ही है डिफेक्ट लाइफ साइकिल। दूसरी फाइल है। ये इतना ही आज के लिए प्रिपेयर किया था मैंने, क्योंकि फिर बहुत इतना कराना था, नहीं तो बहुत स्लो हो जाता है फिर वो, आगे फिर जीरा भी पढ़ना है। तो अभी ये थ्योरी पार्ट अपना खत्म हो अभी है बहुत है, वो प्रैक्टिकली करते जाएंगे, थ्योरी भी करते जाएंगे। नेक्स्ट क्लास में करते हैं हम अजाइल। तो जीरा का ये मतलब अभी आपने डीबग और ये सब पढ़ा दिया तो जीरा का वो भी खत्म हो जाएगा। वो भी हो जाएगा बट पहले अजाइल पढ़ना जरूरी है। क्या है ऐसा? अजाइल मैथोलॉजी है, जैसे वाटरफॉल, प्रोटोटाइप, ये सब मॉडल्स थे एलएसडीएलसी के, वैसे ही अजाइल है। तो उसमें क्या चीज़ें एडवांस है वो सब चीज़ें पढ़ते हैं हम, उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। नेक्स्ट सैटरडे में हो जाएगा वो कंप्लीट, देन हम जीरा स्टार्ट। हाँ प्रैक्टिकली करेंगे ना, थ्योरेटिकली पढ़ लेंगे, फिर उसके बाद फिर नेक्स्ट क्लास में इसको प्रैक्टिकली हम करेंगे इम्प्लीमेंट। वो भी टाइप ऑफ टेस्टिंग ही है, तो वो भी पढ़ते हैं, अजाइल पढ़ते हैं, फिर वो पढ़ते हैं स्मोक सैनिटी रिग्रेशन। मैं बोल रहा था ये रिग्रेशन सैनिटी स्मोक जो है मैं मतलब एक्चुअल टेस्टिंग कैसे होता है ना वो प्रॉपर एक बार बता दिया। अगर रिग्रेशन है उसमें पूरा टेस्ट होता है, मतलब चेक करने के लिए वो डिफेक्ट है, एक प्रॉब्लम दे रहा है, वो कैसे टेस्ट करते हो, पूरा कैसे होता है वो एक बार दिखाया। वो हम करेंगे, अभी पहले इतना पढ़ लो, चीजें पता होनी चाहिए तभी तो करोगे ना। ठीक है। सीरीज की मत करो, सो अंजलि, तृप्ति, कोई क्वेश्चन है? नहीं अभी तक। ठीक है, जो असाइनमेंट दिया है वो कंप्लीट करके लाना है नेक्स्ट वीकेंड। तो आज के लिए क्लास खत्म करते हैं आज। सेवा समाप्त करते हैं। और ये ठीक है, बाय। गुड बाय। बाय।